नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया खबर विशेष का। खबर विशेष में आज 3 अहम खबरों पर बात करेंगे। तीनों खबरों से जुड़ी हर अहम जानकारी आपको बताएंगे और पहले बात करेंगे खबरों में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में कल आने वाले फैसले की। फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर तृणमूल कांग्रेस सांसद और अभिनेत्री नुसरत पर मुस्लिम धर्मगुरु आखिर क्यों भड़क गए। बात होगी किसानों के आंदोलन और सहायक शिक्षक भर्तियों को लेकर लखनऊ में चल रहे धरने की भी। अगले कुछ पल आप हमारे साथ बने रहिए और शुरुआत करते हैं बात सबसे पहले फैसले की घड़ी की। तीस सितंबर को विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में फैसला आएगा। कई मायनों में फैसला बहुत अहम है। इस केस में 351 गवाह पेश किए जा चुके हैं और 600 से ज्यादा दस्तावेज सीबीआई की ओर से सबूत के रूप में पेश किए गए। कल से तय होगा कि अयोध्या में विवादित ढांचा साजिशन गिराया गया था या कार सेवकों के गुस्से में ढांचा तोड़ा गया। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 जिस दिन विवादित ढांचा गिराया गया और तब से लेकर अब तक विवादित ढांचा गिराने को लेकर मामला कोर्ट में है, जिस पर लखनऊ की सीबीआई अदालत बुधवार को फैसला सुनाने वाली है। विवादित ढांचा विध्वंस मामले में फैसले की अहम घड़ी आ गई है। 27 साल बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इस निर्णायक दिन की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन के ऑफिसर्स की सक्रियता बढ़ाई गई है। सीबीआई कोर्ट में पेश होने वाले आरोपियों की सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय घेरा बनाया गया है। जब ये मामला शुरू हुआ था तो 49 लोगों को आरोपित किया गया था, लेकिन अब 32 आरोपित बचे हैं। 17 की मौत हो चुकी है। काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला था। लालकृष्ण आडवाणी से लेकर विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह, रामविलास वेदांती, ये तमाम बड़े नाम हैं जो इस मामले में अपने बयान दर्ज करा चुके हैं। 1 सितंबर को बयानात दर्ज किए जा चुके हैं 1 सितंबर तक, और उसके बाद फैसला लिखा जा रहा था। 30 सितंबर बुधवार का दिन फैसले की अहम घड़ी है। 3 साल से रोज़ सुनवाई हो रही थी और अब 32 आरोपी कल कोर्ट में जब फैसला सुनाया जाएगा तो मौजूद रहेंगे। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाएगी और यही इमारत है जहां पर उनकी किस्मत का फैसला किया जाएगा। एक बड़ा इंतज़ार किया गया है इस मामले में। 27 साल बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट उन 32 आरोपितों की किस्मत का फैसला करने जा रही है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को फैसले के दिन व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहा है। हालांकि कोरोना की वजह से उम्रदराज और बीमार आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट मिलने की संभावना है। इस मामले में बीजेपी के कई दिग्गज नेता आरोपी हैं, जिनमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, महंत नृत्य गोपाल दास, चंपत राय और साध्वी ऋतंबरा बड़े चेहरे हैं। ये फैसला ऐसे समय में आने जा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट से राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आ चुका है। राम मंदिर निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है। इस मामले में कुल 49 आरोपी थे, जिनमें 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। बाकी बचे 32 आरोपियों पर फैसला आएगा। सीबीआई अदालत तय करेगी कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा साजिशन गिराया गया था या कार सेवकों के गुस्से में ढांचा तोड़ा गया। बहरहाल फैसले को लेकर कई दिग्गजों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं, तो फैसला एक बार फिर कई पुरानी यादों को तरोताजा कर सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी रतीश त्रिवेदी इस वक्त सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। रतीश, कल फैसले की घड़ी है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहते हैं जब कल सुबह अदालत खुलेगी उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या होगा, पूरी प्रक्रिया कल क्या होगी? देखिए, अगर अदालती प्रक्रिया की बात की जाए तो कल सुबह अभी संभावना जताई जा रही है कि कोर्ट ने तो 32 आरोपित जो बचे हैं 49 आरोपितों में से उनको व्यक्तिगत तौर पर फैसला सुनाए जाने के वक्त कोर्ट में मौजूद रहने की बात कही है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी हो, कल्याण सिंह हो, उमा भारती हो या फिर मुरली मनोहर जोशी हों और 32 आरोपितों में से कई और लोग, नृत्य गोपाल दास हों, ये सब अपने स्वास्थ्य कारणों से फैसला सुनाए जाने वक्त नहीं रह सकते हैं। अभी कुछ देर पहले बचाव पक्ष के वकील से भी हमारी जब बात हुई थी तो उनका भी यही कहना था कि बहुत सारे जो आरोपित हैं वो व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में नहीं आ सकते हैं। कोर्ट की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो कल सुबह कोर्ट में सबसे पहले जो आरोपित मौजूद रहेंगे उनकी एक लिस्ट कोर्ट को मुहैया कराई जाएगी और 11 बजे के आसपास से फैसला सुनाया जाएगा। क्योंकि 1 सितंबर को बयान दर्ज कर लिए गए थे 1 सितंबर तक, और उसके बाद
कोर्ट में जो स्पेशल सीबीआई कोर्ट है उसके जज हैं सुरेंद्र कुमार यादव, उन्होंने फैसला लिखने की बात कही थी और फैसला लिखाया जा रहा था। अब 30 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई थी, कल 30 सितंबर है और कल 11 बजे अदालत अपना फैसला सुनाएगी एक एक करके आरोपित जो हैं उनके बारे में। तो ये पूरी एक प्रक्रिया होगी, उसमें 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है, लेकिन 11 बजे का वक्त तय किया गया है और सभी आरोपित जो 32 आरोपित हैं उनको व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में मौजूद रहने की बात कही गई है। इसमें कुछ लोग हैं, चंपत राय हैं, साध्वी रितंबरा हैं, लल्लू सिंह है, ब्रजभूषण सिंह है, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो कोर्ट में मौजूद रहेंगे। इनकी पुष्टि की जा चुकी है इनके बचाव पक्ष के वकील के द्वारा, लेकिन जो उम्र दराज हैं वो लोग हो सकता है कि वो मौजूद ना रहें और उनके लिए एक अलग न्याय की प्रक्रिया जो विधि प्रक्रिया होती है उसको अपनाया जाएगा। जी रतीश, ये बात जो आप कह रहे हैं कि आपके बचाव पक्ष के वकील और बाकी लोगों से भी बात हुई है, ये बात सही है कि बहुत सारे लोग स्वास्थ्य कारणों से वहाँ मौजूद नहीं रह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य खराब है। अगर वकीलों से आपकी बात हुई हो, उन्होंने क्या बताया कि किसने क्योंकि अदालत है, अदालती प्रक्रिया है, इसलिए आवेदन पहले देना पड़ेगा कि हम स्वास्थ्य कारणों से मौजूद नहीं रह पाएंगे। किसी की अर्जी आई अब तक भाई हमारी तबीयत खराब है, स्वास्थ्य कारण है, हम कल मौजूद नहीं रह पाएंगे, बाकी अदालत का सम्मान है, जैसा अदालत का फैसला होगा वो मान्य होगा। बिल्कुल सही कहा अंजित आपने कि अभी तक अगर बचाव पक्ष के वकील की बात की जाए तो अभी तक किसी भी आरोपित ने इस तरीके की इंटीमेशन जो अपने वकील को दिया जाता है और वकील के ज़रिए कोर्ट को दिया जाता है, फिलहाल नहीं पहुंच पाया है। लेकिन अगर हम कारणों की बात करें, जिस तरीके से मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी ने गवाही के दौरान कोर्ट में ना आकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपने बयान दर्ज कराए थे और उनकी उम्र को देखते हुए, उनकी वरिष्ठता, उनकी उम्र को देखते हुए और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ये तय माना जा रहा है कि वो फैसले के वक्त छूट मांगेंगे पेशी से, मौजूद रहने से। इसके साथ ही कल्याण सिंह कोरोना से पॉजिटिव हुए थे, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था और वो स्वास्थ्य लाभ में है। उमा भारती कोरोना पेशेंट हैं और ऐसे नृत्य गोपाल दास की बात की जा रही है, उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो तमाम ऐसे लोग हैं, आरोपित हैं इस मामले में, जो स्वास्थ्य लाभ के लिए अदालत के सामने अपनी अर्जी लगा सकते हैं। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब कोर्ट को इत्तला दी जाएगी और कोर्ट को इंटीमेट किया जाएगा कि 32 आरोपितों के बारे में जिन्होंने कोर्ट ने कहा था कि सबको व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर फैसला सुने जाने के वक्त मौजूद रहना होगा। ऐसे में ये आरोपित आ पा रहे हैं और ये आरोपित नहीं आ पाएंगे। जी रतीश, कल इस पूरे मामले पर फैसला आना है, सरगर्मी बढ़ी है क्या? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो भी होगा वो कल होगा, लेकिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सरगर्मी बढ़ी है क्या? अवश्य ही, बिल्कुल। अयोध्या का मुद्दा ये कहा जाए कि पिछले काफ़ी दशकों से सरगर्मी बढ़ाने वाला रहा है और सियासी तपिश इसकी देखी गई है, चुनावों में भी देखी गई है और सरकारें बनी और बिगड़ी भी हैं इसको लेकर के। तो कल जब फैसले का दिन है और इतने बड़े नाम, देश की सियासत के इतने बड़े नाम हैं, लालकृष्ण आडवाणी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, कल्याण सिंह हैं, उमा भारती हैं, विनय कटियार हैं, चंपत राय है, नृत्य गोपाल दास हैं, ये सब इतने बड़े नाम हैं, इतने बड़े दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला कल कोर्ट करने वाला हो, तो सियासी तपिश और सियासी गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कोर्ट में अभी हम कुछ देर पहले थे, कोर्ट के आसपास सुरक्षा का एक घेरा बनाया जा रहा है, त्रिस्तरीय घेरा होगा, क्योंकि इनमें से कई सारे लोग हैं जिनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है और उनकी सिक्योरिटी के मुताबिक इंतजाम किए जा रहे हैं। तो अब बैरिकेडिंग लगा करके ट्रैफिक का डाइवर्जन किया जा रहा है, क्योंकि सब इतने दिग्गज लोग हैं जो आरोपित हैं इस मामले में, उनकी सुरक्षा के प्रबंध के लिए खाका खींचा गया है और रूट डाइवर्ट करते हुए कुछ लोगों को जाने की इजाज़त होगी, कुछ को नहीं होगी। और जब फैसला सुनाया जाएगा तो एंट्री और एग्ज़िट को लेकर के पुलिस ने एक खाका खींचा है, जो प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा कल के दिन। जी रतीश, जितने लोग आरोपी बनाए गए हैं, जिन पर कल फैसला आना, उनमें बहुत सारे लोग दिल्ली रहते हैं, बहुत सारे लोग और शहरों में रहते हैं, क्योंकि फैसला लखनऊ से होना है। तो क्या कुछ लोग लखनऊ पहुंचे हैं या शाम तक पहुंचने की संभावना है? बिल्कुल, लखनऊ पहुंचना शुरू हो गया है। अब साध्वी रितंबरा रात में 8 बजे तक यहां पहुंच रही हैं। चंपत राय के बारे में आपसे कुछ देर पहले सूचना आई कि चंपत राय यहां पहुंच गए हैं। BHP के एक नेता हैं जो आरोपी हैं, देव वो यहां पर पहुंच गए हैं। तो लोगों का पहुंचना, जो आरोपित हैं उनका पहुंचना जारी है। व्यक्तिगत तौर पर उनको कोर्ट में मौजूद रहने की बात कही है, तो वो कोर्ट में मौजूद होने के लिए आज से ही पहुँचना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग रात तक पहुँचेंगे। विनय कटियार कानपुर में थे, वो भी पहुँच रहे हैं। यानी तमाम ऐसे नेता हैं
जो व्यक्तिगत तौर पर फैसला सुना जाने के वक्त कोर्ट में मौजूद रहेंगे। लेकिन कुछ नेता जो बड़े नाम हैं वो हो सकता है कि स्वास्थ्य लाभ की अर्जी दें कोर्ट में और उसके बाद पेशी से छूट मांगें। जी रतीश, हमने देखा कि पिछले दिनों साध्वी रितंभरा हों, उमा भारती हों, इन लोगों ने जो बयान दिए उससे साफ साफ था कि देखिए जो अदालत फैसला दे वो हमें मंजूर है, वो फैसला कुछ भी हो। उससे इतर राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन दोनों का जो कल फैसला आ रहा है और दूसरा जो राम मंदिर बनना शुरू हो गया, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? देखिए, मामला तो दो अलग ज़रूर है, लेकिन ताल्लुक तो बिल्कुल एक जैसा है। पर्पस एक था राम मंदिर के निर्माण का, और यही लोग वो थे जो वहाँ भी इन्वॉल्व थे और जो यहाँ भी इन्वॉल्व हैं। ढांचा विध्वंस को लेकर के आप जो गवाहों के बयान हुए कोरोना संक्रमण काल में अब से कुछ दिन पहले, उस समय एक नई बात निकल करके सामने ये आई कि जो बड़े नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी हो चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, उन सभी ने अपने फाइनल बयान में ये कहा कि उनको राजनीतिक विद्वेष के कारण फंसाया गया। यानी तत्कालीन जो सरकार थी उनकी इस मामले में कोई भूमिका नहीं थी ढांचा गिराने में, साजिशन उनको फंसाया गया और साजिश करते हुए उनको राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते और राजनीतिक विद्वेष के चलते उनका नाम इस ढांचा विध्वंस के मामले में जोड़ा गया है। तो अपने आप को किनारे किया गया है बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के द्वारा। कल फैसले की अहम घड़ी है, देखना होगा कि कल क्या फैसला होता है इन सभी दिग्गजों का। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा रतीश, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और कल जब ये फैसला आएगा न्यूज़ स्ट्रीट लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निशाने पर नुसरत की। तृणमूल कांग्रेस की सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां एक बार फिर से विवाद में घिर गई हैं। इस बार विवाद का कारण उनका देवी दुर्गा का रूप धारण करना है। नुसरत जहां पर मुस्लिम धर्मगुरु भड़के हुए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। विधात्री वरम रूपं देहि जयं देहि यशो। हाथ में त्रिशूल थामे, माथे पर तिलक लगाए, ये है नुसरत जहां का दुर्गा अवतार। तृणमूल कांग्रेस की सांसद और अभिनेत्री नुसरत अपने स्वरूप को लेकर विवादों में है। नवरात्र शुरू होने से पहले नुसरत जहां ने इस बार देवी दुर्गा के रूप में फोटोशूट कराया, जिसमें नुसरत जहां देवी दुर्गा की तरह हाथ में त्रिशूल थामे नजर आ रही हैं। वीडियो के अंत में वो सभी श्रद्धालुओं को महाल्या की शुभकामनाएं भी देती हैं। लेकिन इस वीडियो और तस्वीर के सोशल मीडिया पर जारी होते ही कट्टरपंथियों ने उन्हें ट्रोल करना और धमकी देना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उन्हें मुस्लिम विरोधी कहा जाने लगा। नुसरत के दुर्गा अवतार के इस वीडियो से चिढ़े कट्टरपंथी यहाँ तक कह रहे हैं कि तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है, जबकि मौलानाओं ने भी नुसरत जहां को अल्लाह से तौबा करने का मशवरा दिया है। नुसरत जहां के कार्यों को लेकर लोगों को इश्काल है, एतराज़ है और होना भी है, क्योंकि जिस तरह के उनके काम हैं वो एक मुसलमान को शोभा नहीं देता। मज़हब इस्लाम में कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसको एक मुसलमान नहीं कर सकता और वो उसको कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि सरासर गलत है। मैं मशवरा देता हूँ नुसरत जहाँ को कि वो अल्लाह से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और उनसे जो गलती हुई है उससे वो अल्लाह से तौबा करें। नुसरत इसके पहले भी कई बार मुस्लिम धर्म गुरुओं के निशाने पर आ चुकी हैं। वहीं विजयादशमी के दिन सिंदूर खेला का वीडियो जारी कर मुस्लिम कट्टरपंथियों की आलोचना का शिकार हुई। इससे पहले भी वह गणेश चतुर्थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे धार्मिक आयोजनों का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर देवी दुर्गा को सम्मान देने से किसी का अपमान कैसे हो सकता है। टीम न्यूज़ स्ट्रीट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। साजिद रशीदी साहब, बहुत स्वागत है आपका। आवाज मिल रही सर आपको? संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करें। लेकिन नुसरत जहां अभिनेत्री हैं और मॉडल हैं, क्या विवाद है, कौन है नुसरत जहां, ये भी आपको बता रहे हैं। नुसरत तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा की सदस्य हैं। 2010 में मिस कोलकाता फेयर वन ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था उन्होंने। उसके बाद एक्टिंग करियर की शुरुआत की उन्होंने फिल्म शोत्रु से की थी, बंगाली फिल्म।
2019 में नुसरत जहां ने बिजनेसमैन निखिल जैन से शादी की। हिंदू रीति रिवाज की वजह से उन्होंने उस रस्म से शादी की और उसके बाद नुसरत के खिलाफ कई बार फतवा जारी किया गया। हिंदू रीति रिवाज से शादी करने पर फतवा जारी हुआ। नुसरत जहां अभिनेत्री और मॉडल हैं और इनका विवाद क्या है वो भी आपको बता दें। सितंबर 2020 को उनको जान से मारने की धमकी मिली। दुर्गा के रूप में फोटोशूट कराने की वजह से उन्हें धमकी मिली। अक्टूबर 2019 को दुर्गा पूजा में शामिल हुई थी, तब भी विवाद हुआ था। पूजा में शामिल होने से देवबंदी उलेमा नाराज हो गए। देवबंदी उलेमा ने नुसरत को नाम बदलने की नसीहत दी। जून 2019 को नुसरत जहां ने संसद में शपथ ली। इस दौरान उनकी मांग में सिंदूर और हाथों में चूड़ा था। आलोचकों ने उन्हें गैर इस्लामिक बताया था। साजिद रशीदी साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साजिद रशीदी साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी। आप एक अलग मैंने देखा तमाम मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे थे कि नहीं, उन्होंने जो किया है वो गलत किया है। आपकी नज़र में भी गलती है वो? देखिए, दो चीजें हैं जी। एक है देश का संविधान और एक है इस्लाम जी। देश का संविधान हमें जो चाहे करने की इजाजत देता है जी। उसमें किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। एक है इस्लाम और फिर एक है मुसलमान का अमल। जी। इस्लाम तो ये कहता है कि शराब पीना जायज नहीं है, जिना करना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, लेकिन अगर फिर भी कोई करता है तो देश का कानून उसे सजा देगा। हम किसी की आलोचना करें जी। ये हमारे लिए उचित नहीं है। अगर उन्होंने कोई काम किया है तो खुदा जाने, अल्लाह उनको खुद पकड़ेगा, जो भी सजा होगी वो देगा। हम कौन होते हैं किसी को बुरा भला कहने वाले कि फला आदमी ने ये कर दिया, फला आदमी ने ये कर दिया। जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनको शायद इस बात का पता नहीं है कि दीन इस्लाम में इस तरह खुल्लम खुल्ला किसी की आलोचना करना, किसी को बदनाम करना ये भी जायज नहीं है जी। लेकिन उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है रशीदी साहब। मैं वही कह रहा हूँ, जब आलोचना करना ही इस्लाम में जायज नहीं है तो जान से मारना तो बहुत बड़ी चीज है। जान से मारने के बारे में ये कहा गया कि जो आदमी किसी इंसान को मार दे उसने पूरी इंसानियत को मार दिया जी। वो तो बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ आलोचना करने को ही मना कर रहा हूँ कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ओके। उसका जो उसने किया है वो खुद भुगतेगा उसको। ठीक है रशीद साहब, मैं चाहता हूं आप हमारे साथ बने रहिए। चेतानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु, आप भी बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है इस मुद्दे से इतर। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 नवंबर को होगा मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 7 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। इस वक्त की बेहद अहम खबर, उपचुनाव का ऐलान हो गया है उत्तर प्रदेश में। 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर को मतदान होना है और इसको लेकर इंतजार था। सियासी दलों ने तैयारी भी शुरू कर दी और ऐसा कहा जा रहा है कि जो 2022 में चुनाव होगा विधानसभा का, उससे पहले ये सेमीफाइनल है। हालांकि सिर्फ 7 सीटों पर ही उपचुनाव होना है, लेकिन कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल है और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आने वाले 3 तारीख को उपचुनाव है, 3 नवंबर को मतदान होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 3 तारीख को उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसके लिए मतदान होगा और तारीखों का ऐलान फिलहाल कर दिया गया है। तो तमाम सीटें खाली हुई हैं। कानपुर के घाटमपुर सीट, उन्नाव की बांगरमऊ सीट, इसके अलावा आपको बता दें कुलदीप सिंह सेंगर के जेल जाने के बाद से, पार्टी से हटाने के बाद से बांगरमऊ सीट खाली हुई। कमला रानी वरुण का देहांत हो गया था पिछले दिनों कोरोना की वजह से, इसकी वजह से उनकी सीट खाली हुई। बुलंदशहर सदर सीट खाली है। वेस्टर्न यूपी की कुल 4 सीटें खाली हैं। नौगांव
सादात अमरोहा की सीट खाली हुई पिछले दिनों, यहाँ पर भी उपचुनाव होना है। टुंडला की सीट खाली है फिरोजाबाद में, यहाँ पर भी उपचुनाव होना है। बुलंदशहर सदर की सीट खाली है। कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 सीटें हैं जो खाली हुई हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों चेतन चौहान की भी कोरोना की वजह से मौत हो गई थी, उनकी भी सीट खाली, वहाँ पर भी चुनाव होना है। इसके अलावा बांगरमऊ कुलदीप सिंह सेंगर वाली सीट पर भी चुनाव है। घाटमपुर कानपुर नगर कमला रानी वरुण के निधन के बाद से ये सीट खाली है, यहाँ पर भी उपचुनाव होना है। सेंट्रल यूपी में 2 सीटें हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 4 सीटें हैं। ईस्ट यूपी की 2 सीटें हैं, मल्हनी की सीट है जौनपुर में। इसके अलावा देवरिया सदर की सीट खाली हुई है, यहाँ पर भी चुनाव होने हैं। तो कुल मिलाकर कुल 7 सीटों पर चुनाव है जिनकी तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 तारीख को यहाँ पर, माफ करिएगा 3 नवंबर को यहाँ पर मतदान होना है। रामपुर की एक सीट है, स्वार सीट, जो अब्दुल्ला आजम के निलंबित होने के बाद विधायक से उनकी उम्र कम थी इसलिए उनको निलंबित कर दिया गया, तो स्वार सीट पर भी उपचुनाव होना है। कई अहम सीटें हैं, घाटमपुर सीट, बांगरमऊ सीट, स्वार सीट, बुलंदशहर में सदर सीट, नौगांव सीट। इन तमाम जो सीटें हैं उनको लेकर के ऐलान हो गया है और 3 नवंबर को मतदान होगा। तो कुल 7 सीटों पर होना है मतदान 3 नवंबर को, जिसमें रामपुर की स्वार सीट नहीं है। एक बार फिर से एक भूल सुधार कर लें, रामपुर की स्वार सीट पर अभी मतदान नहीं होना है उपचुनाव में। 3 नवंबर को बाकी 7 सीटों पर होना है, जिनमें बांगरमऊ है, घाटमपुर है, मल्हनी है। इसके अलावा और जो सीटें हैं उन सभी सीटों पर उपचुनाव में मतदान होना। इसके लिए पार्टियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार भी ऐलान कर दिए थे पिछले दिनों, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है और 3 तारीख को मतदान होना है, लिहाजा बहुत जल्द इसको लेकर के सभी जगहों पर जल्दी ऐलान हो जाएगा। कानपुर की घाटमपुर सीट मंत्री कमला रानी वरुण के निधन के बाद से खाली हुई। जौनपुर मल्हनी सीट पारसनाथ यादव के निधन के बाद से खाली हुई है। बुलंदशहर सदर वीरेंद्र सिंह सिरोही का निधन हो गया था पिछले दिनों। आगरा टुंडला एसपी सिंह बघेल सांसद बन गए, उसके बाद से सीट खाली है। और उन्हीं तमाम सीटों को लेकर के उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 3 नवंबर को मतदान होगा, उसके बाद नतीजे आएंगे। कहा यह जा रहा है कि 2022 में जो विधानसभा का उपचुनाव होना है उसके पहले जो उपचुनाव हो रहे हैं ये सेमीफाइनल हैं। हालांकि बहुत कम सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल है और पता इसी में चल जाएगा कि आखिर जनता क्या सोच रही है, जनता ने क्या मन बनाया है। कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी सभी चुनावी मैदान में होंगे और इन 7 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। कानपुर घाटमपुर की सीट मंत्री कमला रानी वरुण के निधन के बाद खाली हुई। जौनपुर की मल्हनी सीट पारसनाथ यादव के निधन के बाद से खाली हुई। इसके अलावा बुलंदशहर सदर की सीट वीरेंद्र सिंह सिरोही के निधन के बाद से खाली हुई। आगरा टुंडला की सीट एसपी सिंह बघेल सांसद बन गए, उसके बाद से खाली है। अविनाश सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अविनाश, बताइए क्या अपडेट है, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 तारीख को 3 नवंबर को मतदान होना है इन 7 सीटों पर। देखिए जी, जिन सीटों पर उपचुनाव होना है सभी पार्टियां इस उपचुनाव के लिए कमर कस चुकी हैं और चूंकि बहुजन समाज पार्टी ने भी ये ऐलान कर दिया है कि सभी सीटों पर बसपा अपने प्रत्याशी उतारेंगी। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो चूंकि 3.5 साल का कार्यकाल सरकार का पूरा हो चुका है और इसे एक लिटमस टेस्ट की तरह भी माना जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो 3.5 साल के काल के आधार पर भी ये चुनाव लड़ा जाएगा। एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर इस बात को लेकर है कि सरकार ने 3.5 सालों में विकास का कोई कार्य नहीं कराया, वहीं चूंकि सरकार के पास उपलब्धियों की एक फहरिस्त है तो जाहिर सी बात है कि उन उपलब्धियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी मैदान में जाएगी। और इसको लेकर हाल ही में 3 से 4 दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक भी बुलाई गई थी और उस बैठक में जितने भी मंत्री हैं सभी कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया था, साथ
साथ में जो संगठन से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन सभी लोगों को उस बैठक में मुख्यमंत्री ने बुलाया था और उस बैठक में तय किया गया था कि जो उपचुनाव है, उपचुनाव लड़ने की रणनीति क्या होगी, किन मुद्दों पर उपचुनाव लड़ा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि उपचुनाव जितना अहम भारतीय जनता पार्टी के लिए है, उतना ही अहम जो तमाम विपक्षी दल हैं उनके लिए भी है। तो ये बताइए कि प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर के अभी क्या पार्टियों की रणनीति, क्योंकि हमने देखा था पिछले दिनों कांग्रेस ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान कर दिया था। बिल्कुल जी, देखिए अभी 2 सीटों पर स्वार को लेकर और एक और सीट को लेकर बांगरमऊ सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करते हो, भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति रहती है, जैसा कि इससे पहले के चुनाव में देखा गया है कि सबसे आखिर में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करती है। तो माना जा रहा है कि जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जब सभी प्रत्याशियों का चयन कर लिया जाएगा, उनके नामों का ऐलान कर दिया जाएगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। हालांकि भाजपा की यह कोशिश होगी कि इस उपचुनाव में जो टिकट दिया जाए वो भाजपा काडर का ही हो, कोई व्यक्ति हो, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं उनमें इस बात को लेकर थोड़ी सी नाराजगी देखी गई हाल के दिनों में। उनका यह भी आरोप था कि बाहर से आए लोगों को कहीं ना कहीं पार्टी प्राथमिकता दे रही है। तो ऐसे में भाजपा की कोशिश होगी इस बार कि जो पार्टी के पुराने नेता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो काडर के अविनाश आप बने रहिए, इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी लगातार ये बड़ी खबरें जारी है।